हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनसरकारी। आज हम देख रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे हमारा एटमॉस्फेयर इवॉल्व हुआ। हम देख चुके हैं एंड अब हम देख रहे हैं कि कॉम्पोजिशन हमारा एटमॉस्फेयर का कैसे है। तो पहले हमने देखा धीरे धीरे ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन जो है वो एक्यूमुलेट होता गया एंड प्रेजेंटली 21% ऑक्सीजन हमारे एनवायरमेंट में है। इसके बाद बात करते हैं 78% नाइट्रोजन है एंड देन 1% जो बचता है उसमें बाकी गैसेस आती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, वाटर वेपर्स, नियॉन, जिनका परसेंटेज थोड़ा कम होता है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है 78% एंड 21% ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करते रहते हैं क्योंकि अनडिस्ट्रीब्यूटेड यूज है एंड अनरेगुलेटेड यूज हो रहा है फॉसिल फ्यूल्स का, जिसकी बर्निंग की वजह से जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम है वो इंक्रीज होती जा रही है, जो कि ग्रीन हाउस गैस है, वार्मिंग होती जा रही है हमारे एटमॉस्फेयर की एंड बाकी प्रोसेसेस भी उससे डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं। अगर एयर मास की बात करते हैं हमारे लेयर्स में एटमॉस्फेयर की, तो जो 70% टोटल एयर है हमारी ट्रोपोस्फेयर में ही मिलती है। ट्रोपोस्फेयर जो कि हम बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 किलोमीटर्स तक होता है, सरफेस से लेके 10 से 12 किलोमीटर्स तक। यहाँ पे ही हमें सब 70% ऑफ द एयर मास मिलता है। इसके बाद अगर बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर की, तो वो हमें मिलता है 90 किलोमीटर्स तक। मेसोस्फेयर की लिमिट के 10 किलोमीटर और ऊपर जो थर्मोस्फेयर की अपर लिमिट होती है, इनिशियल लिमिट होती है, जो ब्लू लाइन दिख रही है, यहाँ तक हमें टोटल वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट मिलता है हमारे एटमॉस्फेयर में। इसके बाद बात आती है वाटर वेपर की। तो वाटर वेपर होता क्या है? वाटर वेपर हम बोलते हैं हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में कितना अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट है, उससे हम मेजर करते हैं कि हमारा वाटर वेपर क्या होता है। पूरे एटमॉस्फेयर में जितना मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको वाटर वेपर बोलते हैं एंड टोटल जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें से 4% जो मास है वो हमारे वाटर वेपर का होता है। एंड वाटर वेपर से ही रिलेटेड होता है एक और कॉन्सेप्ट जो कि जिसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी क्या होता है? वाटर वेपर तो हमने देख लिया कि मॉइस्चर कितना है एटमॉस्फेयर में। ह्यूमिडिटी होता है कि वाटर वेपर कितना है एटमॉस्फेयर में, उससे हम मेजर करते हैं ह्यूमिडिटी को। ह्यूमिडिटी की अगर बात करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि डैम्पनेस, नमी जिसको बोलते हैं, वो कितनी ज्यादा है एटमॉस्फेयर में। ह्यूमिडिटी जो है वो कोस्टल एरियाज में हमें ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि सी पास में होता है, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज का इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से कोस्टल रीजन में ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है एंड ये वेरी करती रहती है लैटिट्यूड्स पे। इक्वेटर के पास हम देखते हैं वार्म करंट होते हैं, जिसकी वजह से इवापोरेशन, कंडेंसेशन ज्यादा होती है। तो ह्यूमिडिटी का जो कंटेंट है वो ज्यादा होता है इक्वेटर के पास एंड जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ मूव करते हैं वहां पे कोल्ड करंट देखने को मिलता है हमको ओशन में एंड ड्राई एंड कोल्ड विंड देखने को मिलती है, जिसकी वजह से पोल्स के पास ह्यूमिडिटी का कंटेंट कम होता है। तो इक्वेटर पे हम देखते हैं कि वार्म एंड वेट विंड होती है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है एंड पोल्स पे कम होती है। अब जो वाटर वेपर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे टेम्परेचर के, जिसका मतलब है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होएगा जो वाटर वेपर का कंटेंट है वो भी इंक्रीज होएगा। बट जैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है पोलर रीजन्स में तो वो भी डिक्रीज हो रहा है। तो वाटर वेपर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो ये हमने देख लिया कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर का कॉन्सेप्ट। इसके बाद आता है ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी होता है वाटर वेपर कितना था हमारे एटमॉस्फेयर में, बट ह्यूमिडिटी के भी टाइप होते हैं जिसमें 3 टाइप आते हैं, जिसको बोलते हैं एक तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, फिर आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी और फिर आता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अब जितने भी वेदर फॉरकास्ट में हम नाम सुनते हैं कि यहाँ पे इतनी ह्यूमिडिटी है, यहाँ पे इतनी ह्यूमिडिटी है, वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात कर रहे होते हैं, जिसको हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। अब ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ये टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी, टेम्परेचर कम हो रहा है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। हमें बताती है कि रेनफॉल कब होने वाली है एंड जो हमारी एयर है वो सैचुरेशन के कितना पास है, मतलब कितना पास है वो कि इसके बाद कंडेंसेशन होके बारिश आ जाएगी, उसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो जो ड्यू का कॉन्सेप्ट आता है या फिर फॉग का कॉन्सेप्ट आता है, रेनफॉल का कॉन्सेप्ट आता है, वहां पे जो ह्यूमिडिटी की बात करते हैं हम वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोल रहे होते हैं। अब ह्यूमिडिटी हमने देख लिया कि स्पेशली और टेम्पोरली दोनों से वेरी करती है। जैसा हमने लैटिट्यूड पे देखा, इक्वेटर पे ज्यादा होती है, पोल्स पे कम होती है, स्पेस के अकॉर्डिंग एंड देन टाइम के अकॉर्डिंग एंड टेम्परेचर के अकॉर्डिंग।
सो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को हम मेजर करते हैं ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर में, इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर के, एंड हमें बताती है कि कितनी बारिश आने वाली है, कितनी अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन होने वाली है, या फिर एयर जो है उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना ज्यादा है, उसको हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोलते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमने देख लिया कि सैचुरेशन के कितना पास है, कि कितनी देर में, कितने दिन में बारिश आने वाली है, कितनी इंटेंसिटी से आने वाली है। कितनी इंटेंसिटी से जो आने वाली है वो हमें एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बताती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताती है कि बारिश आने वाली है कि नहीं आने वाली है। फिर आता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, जिसका डेली लाइफ में ज्यादा यूज हमें नहीं देखने को मिलता, साइंटिफिक कैलकुलेशंस में हम देखते हैं, एंड इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, इसका कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलती है। अगर ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो ह्यूमिडिटी कैसे, सोर्स क्या होता है ह्यूमिडिटी का हमारे एटमॉस्फेयर में, तो दो सोर्सेज होते हैं। एक तो इवेपोरेशन हमने देख लिया, जो पानी है ओशन में, लेक्स में, रिवर्स में, उसका जब इवेपोरेशन होता है देन बारिश होती है। इसके अलावा इवेपो ट्रांसपिरेशन भी होता है, जो सॉइल में पानी इकट्ठा होता है या फिर प्लांट्स में जो पानी इकट्ठा होता है, उनके पोर से जब इवेपोरेशन होता है, जब लॉस ऑफ वाटर वहां पे होता है, उसकी वजह से जो मॉइस्चर कंटेंट आता है, जो वाटर वेपर्स का कंटेंट आता है, उसको हम इवेपो ट्रांसपिरेशन से सोर्स्ड ह्यूमिडिटी बोलते हैं। इसके अलावा ह्यूमिडिटी को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स का नाम क्या होता है, एक तो हाइग्रोमीटर होता है एंड एक स्लिंग साइक्रोमीटर होता है। तो दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हाइग्रोमीटर एंड देन स्लिंग साइक्रोमीटर होता है, जिससे ह्यूमिडिटी, जिसको डैम्पनेस बोलते हैं, उसको हम मेजर करते हैं। एंड जो न्यूज में वेदर फोरकास्टिंग में हम देखते हैं वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। सो हमने देख लिया 70% एयर ट्रोपोस्फेयर में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर का कंटेंट 90 किलोमीटर तक होता है। इसके अलावा ओजोन, ओजोन की बात करते हैं तो 10 टू 50 किलोमीटर्स के बीच में हमें ओजोन मिलती है, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर का रीजन है। अब ओजोन में भी दो कॉन्सेप्ट होते हैं उसके प्रेजेंस के अकॉर्डिंग, कि वो गुड है या फिर बैड है। अगर ओजोन हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है तो वो गुड होती है, हमें बचाती है यूवी रेडिएशन से, तीन ऑक्सीजन कंपाउंड को मिला के बनती है, O3 इसका फॉर्मूला होता है। अगर ये प्रेजेंट है ट्रोपोस्फेयर में तो इसको बैड ओजोन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हम यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करती है, जो हीटिंग होती है लोअर एटमॉस्फेयर की, उसमें ये और भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में अगर ओजोन प्रेजेंट है तो गुड ओजोन है, ट्रोपोस्फेयर में अगर प्रेजेंट है तो बैड ओजोन। इसके अलावा और भी ग्रीन हाउस गैसेस होती है जो एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती है, CH4 मीथेन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, देन सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओजोन, अगर ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट है। तो वाटर वेपर, ह्यूमिडिटी, तीन टाइप ह्यूमिडिटी के, देन ओजोन का प्रेजेंस। इसके अलावा कॉम्पोजिशन में एक और इम्पॉर्टेंट चीज रह जाती है जिसको बोलते हैं डस्ट पार्टिकल्स। तो डस्ट पार्टिकल सैंड से आ रहा है, ओशनिक सॉल्ट से आ रहा है, या फिर ऐश से आ रहा है, पोलन ग्रेन से आ रहा है, स्मोक सूट से आ रहा है। ये कुछ सोर्सेज हो सकते हैं डस्ट पार्टिकल्स के। जो ज्यादातर डस्ट पार्टिकल्स हैं वो जो लोअर लेयर है हमारी एटमॉस्फेयर की, यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में ही, यहीं पे ज्यादातर हमें देखने को मिलता है। इनकी वजह से क्या होता है, जो वाटर वाटर वेपर था, जब उसकी कंडेंसेशन होती है एंड फाइनली जब वो डस्ट पार्टिकल्स के साथ मिलके बाउंड हो जाता है, उसी से ही हमारा क्लाउड फॉर्मेशन होता है। तो डस्ट पार्टिकल्स का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है क्लाउड फॉर्मेशन में। इसके बाद हाई कंसेंट्रेशन हमें इनकी देखने को मिलती है सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में, क्योंकि वहां पे ड्राई विंड्स होती है, वो कैरी करती है इन डस्ट पार्टिकल्स को इन रीजन्स तक। तो हमने देख लिया कि क्लाउड फॉर्मेशन में रोल होता है सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स में ज्यादा होता है डस्ट पार्टिकल, एंड लोअर लेयर जो है हमारी एटमॉस्फेयर की उसमें ज्यादा एक्यूमुलेटेड होते हैं। तो ये पूरा कॉम्पोजिशन था हमारे एटमॉस्फेयर का, जिसमें ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने कवर कर लिया। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग अनसरकारी।